कर दूं? आपके समक्ष आज मैं अनुराधा तिवारी BHDC 131 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास पर परिचर्चा करूंगी। साहित्य क्या? मानव मन की संवेदनाओं का, आकांक्षाओं का, उम्मीदों का, प्रभावों का, परिस्थितियों का शिल्प के अंतर्गत निस्सृति चित्रण हम साहित्य में देखते, परखते, सुनते, जानते और मानते हैं। साहित्य पर राजनीति, सामाजिक दिशा दशा, अर्थनीति, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी साहित्य में राजनीतिक प्रयोग, राजनीतिक विक्षोभ, राजनीतिक उत्थान पतन प्रकर्ष में दिखाई पड़ता है। कभी कभी समाज की कोई चेतना, समाज में बहने वाली, चलने वाली कोई विचारधारा उसको प्रभावित करती है। और अगर ऐसा ना भी हो तो इन सब के मध्य उभरने वाला द्वंद्व भी साहित्य की रचना करता है। हम ये कतारपी नहीं कह सकते कि साहित्य के अंतर्गत कोई एक चीज उसको संचालित कर रही है या अनेक भाव, भावनाएं, स्थितियां, परिस्थितियां उसको संचालित कर रही हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि साहित्य की विकास की यात्रा में वो कौन कौन से परिवर्तन, वो कौन कौन से प्रभाव, वो कौन कौन से पड़ाव हैं जो उसकी संवेदना और शिल्प को बदलते हैं, मजबूत करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं और उसको जनमानस तक पहुंचाते हैं। हिंदी के पास करीब 1000 वर्ष पुराना साहित्य है। इस प्रभुत मात्रा में रचे गए साहित्य को जो आदिकाल से लेकर के वर्तमान समय में आधुनिक काल तक आ पहुंचा है, कि समझ को जानना, उसको अपनी स्मृतियों में समझना, उसकी व्यवस्था को सुरुचिपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास ही साहित्य के इतिहास में किया जाता है। कब, कहां पर, किस दिशा दशा ने आलोड़न किया, विक्षोभ किया, आनंद दिया, उत्कर्ष दिया, अपकर्ष प्रदान किया, उत्थान पतन के दृश्य दिखाए, ये सब साहित्य में आदिकाल से लेकर के आज तक के साहित्य का विषय है। मैं बताना चाहूंगी कि साहित्य के इतिहास के संदर्भ की शुरुआत हम काल विभाजन और नामकरण से क्यों करें? क्योंकि वृहद मात्रा में साहित्य है और अगर हम अतीत के कालखंडों को अलग अलग कालों में बांटते हैं तो उसको समझने में सुविधा रहती है। साथ ही साथ अगर हम उनको किसी भी नामकरण से अभिहित करते हैं तो यह समझने में अत्यंत सरल और सुगम हो जाता है।
अब विषय आता है कि नामकरण के आधार क्या होने चाहिए। तो नामकरण के आधार में सुस्पष्ट है कि कभी कभी कोई सामाजिक चेतना इतनी बृहत्तर हो जाती है कि वो उस काल विशेष के रूप में जानी जाती है। कभी कभी कोई प्रवृत्ति इतनी प्रबल और इतनी मुखर हो जाती है कि वो साहित्य के इस इतिहास को, उस साहित्य के इतिहास के उस कालखंड को उस नाम से अभिहित किया जाता है। और कभी कभी कोई व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना युगांतकारी, इतना प्रभावकारी हो जाता है कि उस विशेष कालखंड को हम उस व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने सुव्यवस्थित क्रम में आने के पूर्व जिन व्यक्तित्वों का नाम लेना बहुत आवश्यक है, उसमें है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, विनोद। पुनः ये बताना बहुत जरूरी है कि इतिहास को व्यवस्थित और सुनियोजित रूप में जानने के लिए काल विभाजन आवश्यक है, जो प्रारंभिक तौर पर इन विद्वानों के द्वारा किया गया। इन विद्वानों के द्वारा किए गए इतिहास के काल विभाजन को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास वो प्रस्थान बिंदु है जिससे पूर्व और पश्चात को लेकर के साहित्य के इतिहास की विवेचना की जाती रही है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास मानक इतिहास के रूप में जाना जाता है, इस पर आगे और परिचर्चा होगी। किंतु गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु विनोद इसलिए समादृत हैं क्योंकि ये वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की नींव रखी। अब बात करना चाहेंगे कि इस काल विभाजन का आधार क्या होना चाहिए, नामकरण का आधार क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साहित्य समाज के मध्य से ही उद्भूत होता है। साहित्य की रचना समाज के मध्य से ही निकलती है और उस परिदृश्य को, उस प्रभाव को सुनियोजित तरीके से बताती है। जैसे अगर आप देखें, भारत की आजादी के पूर्व प्रेमचंद प्रेमाश्रम लिख रहे थे और आजादी के पश्चात रेणु मेला आंचल लिखते हैं। दोनों भारत के ग्राम जीवन का वर्णन करते हैं, किंतु सामाजिक परिस्थितियां दोनों संदर्भों में अलग अलग थी। दोनों की पृष्ठभूमि में गांव है, किंतु दोनों की विचारणाएं, भावनाएं एकदम अलग है, नितांत अलग है। समाज इस प्रकार से एक ही पृष्ठभूमि को अलग अलग काल में साहित्यकारों के द्वारा अलग अलग दिखाया गया। ऐसे ही परिचर्चा करना चाहूंगी इसको, इस आधार को व्याख्यायित करने के लिए। भक्ति काल का उदय होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के उदय के पीछे इस्लामिक आक्रमण को मुख्य मानते हैं, किंतु इतिहासकार निरंतर शोध करते हुए आगे बढ़ते हैं और नई विचारणाएं रखते हैं। कालांतर में
हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मान्यता को रखते हैं कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामा नंद। वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बताते हैं कि इस्लामिक आक्रमण होता या न होता, भक्ति के प्रकर्ष को तो फैलना ही था, भक्ति को जनमानस तक पहुंचना ही था और उसकी अभिव्यक्ति तत्युगीन तत्कालीन कवियों के द्वारा अलग अलग दर्शन को आधार बनाते हुए होनी ही थी। हाँ, ये माना जा सकता है कि इस्लामिक आक्रमण ने उसकी गति तीव्र कर दी। ये भाव भावनाएं दर्शन जो क्रमशः धीरे धीरे आता, क्योंकि दक्षिण भारत से जो गुरु, जो कवि, जो प्रचारक इसको लेकर के उत्तर भारत की तरफ चले थे, वो आते, बताते और लोग जानते और लोग उसमें जीवन की उस विश्रांति, उस सुख का, उस शांति का, उस व्यापकता का अनुभव करते, जिसके कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपाधि दी गई है। किंतु इस्लामिक आक्रमण के कारण ये सारी भावनाओं में एक तीव्रता का, एक गति का प्रकर्ष आया। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो रीति काल में स्थितियां थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं और भक्ति काल जब धीरे धीरे परिपक्व हो चुका था, तब राजाश्रय में रहने वाले कवियों को कला, कौशल, चातुर्य के प्रदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। यह परिवर्तन एक युग की अपेक्षा भी होती है। तो रीति काल में उन भावनाओं को लेते हुए वृहत्तर रूप में नहीं, किंतु किंचित मात्रा में नीति इत्यादि भक्ति को लेते हुए काव्य कौशल के माध्यम से साहित्य के लक्षण ग्रंथ इत्यादि लिखे गए और रीतिकाल का आगमन हुआ। रीतिकाल, जैसा कि एक बात और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इतिहास का विभाजन किसी स्थूल रेखा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर 2 और 2 4 नहीं होता है। जिस तरह से हमारे हंसने के पीछे कोई कारण होता है, कभी कभी दुख भी हमको हंसाता है, हम सुख में तो हंसते ही हैं। उसी तरह से साहित्य की रचना के पीछे ना तो कोई एक भाव विशेष होता है और ना ही साहित्य के काल विभाजन को किसी सीमा रेखा की तरह निबद्ध किया जा सकता है या बांधा जा सकता है। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगी। जिस तरह से भक्ति काल के उत्तरार्ध में या भक्ति काल के परिपक्व समय में रीतिबद्ध साहित्य की रचना होने लगी थी और रीति काल में आधुनिक कविता के गुण मिलने लगे थे, घनानंद इत्यादि में, तो हम साहित्य में गुणों का, भावनाओं का निक्षेप भी पाते हैं। साहित्य के काल विभाजन में कुछ गुण, कुछ गति हमेशा पूर्व और पर की भी रहती है। रीतिकाल के पश्चात भारत में जिस साहित्य या जिस युग का आगमन होता है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जब हम या हमारा देश एक वैज्ञानिक रूप से उन्नत प्रजाति के संपर्क में आता है और छपाई इत्यादि की सुविधा होती है, तब साहित्य का स्वरूप भी निखरता है और बदलता है। काव्य के स्थान पर
गद्य की प्रबलता, बहुलता होती है, भाषा स्थायित्व या सुधार लेना प्रारंभ करती है। जनमानस की सोच में एक दुर्धर्ष द्वंद्व आरंभ होता है, जो अनेक विधाओं के माध्यम से प्रकट होता है और साहित्य का स्वरूप आधुनिक काल में एकदम परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार से हमने अभी तक समझा कि साहित्य का काल विभाजन हम कतिपय काल विभाजन और उनका नामकरण कतिपय अलग अलग बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं कि जैसे अगर हम ऐतिहासिक काल क्रम को ध्यान में रखें तो नाम होगा आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अगर हम साहित्यकार केंद्रित काल विभाजन या नामकरण देखें तो नाम होते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र प्रसाद युग। अगर हम किसी राष्ट्रीय सामाजिक बोध को लेकर के चलते हैं, हमसे मेरा यह तात्पर्य है इतिहास का, लेकर के चलते हैं तो नाम होते हैं भक्ति काल, नवजागरण काल। और कभी साहित्यिक प्रवृत्ति जब प्रबल होती है तो विभाजन और नामकरण होता है रीतिकाल, भक्तिकाल नहीं, रीतिकाल, छायावाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता। यहां पर प्रवृत्तियां ज्यादा हावी थी, तो इस काल विभाजन को इन प्रवृत्तियों के आधार पर अभिहित किया गया और जाना गया। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कोई भी स्थूल या रूढ़ रूप काल विभाजन का आधार नहीं होता है। इसके कई कारक होते हैं और कई कारण होते हैं, कई आधार, अलग अलग आधार हो सकते हैं। अब काल विभाजन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? काल विभाजित करने में हिंदी साहित्य में कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख रही, वहां से हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आवश्यक है जानना कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना जाए। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास को 7वीं शताब्दी से मानते हैं और वे अपभ्रंश के साहित्य को सिद्ध कवियों, जैन कवियों, नाथ कवियों को भी इसमें समाहित करते हैं। किंतु आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धिनाथ कवियों के साहित्य को कोरा धार्मिक प्रचार मानते हैं और 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कालांतर में शुक्ल जी के मत से सहमत होते हैं, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 7वीं शताब्दी को ही हिंदी साहित्य के विकास का आरंभ मानते हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु और परिचर्चा करने के लिए सामने आता है, वो ये है
कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से है, जब से अपभ्रंश में साहित्य रचा जा रहा था, या जब से अपभ्रंश रहित हिंदी में साहित्य रचा जा रहा था। राहुल संस्कृतैन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, शुक्ल जी इसको प्राकृताभास हिंदी कहते हैं, किंतु हिंदी के अंतर्गत शुक्ल जी उसको मान्यता नहीं प्रदान करते। तो इस प्रकार से, और अगर 7वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपात ठहरते हैं। इस विवेचना से यह तथ्य सामने आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ में दो मत हैं। एक तो जो 7वीं शताब्दी से मानता है, दूसरा जो 10वीं शताब्दी से मानता है। 7वीं शताब्दी से आरंभ मानने वालों के सामने अपभ्रंश का बहुत सारा साहित्य हिंदी साहित्य में समाहित होता है। अब यहाँ पर इस बिंदु को स्पष्ट किया जा सकता है भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। भाषा वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश को अपने आप में एक पूर्ण भाषा मानते हुए उसमें से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति को बताया है। बंगला, गुजराती, मराठी इत्यादि अनेक भाषाएं अपभ्रंश से उद्भूत हुई, जिनमें हिंदी भी थी। अतः हिंदी की पूर्व भाषा अपभ्रंश हो सकती है, जैसे अपभ्रंश की पूर्व भाषा प्राकृत। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मान्य 10वीं शताब्दी को हिंदी विकास का आरंभ बहुतायत से माना गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में प्रकाशित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले काल विभाजन को सामने रखा। अब मैं आपके समक्ष वो प्रमुख काल विभाजन को रखने जा रही हूं, बताने जा रही हूं, जिनको एक हिंदी के विद्यार्थी को सुस्पष्ट तरीके से ये जानने के लिए कि जो वर्तमान समय में काल विभाजन मान्य है, उनकी पूर्व पीठिका या उनके पूर्व स्थितियां जिनको आधार बनाकर नवीन या वर्तमान मान्य काल विभाजन को स्थापना मिली, वो क्या क्या थे। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन 11 बिंदुओं में काल विभाजन को समेटते हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगी, जिनमें है चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, न्यासी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी कंपनी शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। इस काल विभाजन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये आधार है कालांतर के काल विभाजनों का। नहीं तो यहाँ पर ग्रियर्सन महोदय किसी भी स्थापना की सहायता में विवेचना प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं का काल विभाजन आता है। मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने सम्मिलित रूप से पुस्तकें, इनकी पुस्तकों को विभाजित तरीके से नहीं देखा जा सकता, इनके साहित्य कर्म को। उनके मिश्र बंधु विनोद में जो काल विभाजन हिंदी साहित्य का रखा गया है, उसको मैं आपके सामने रखती हूँ। वो है आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक, उत्तरारंभिक काल 1287 से 1387 ईस्वी तक,
फिर माध्यमिक काल रखते हैं आप। पूर्व माध्यमिक काल 1388 से 1503 ईस्वी तक, उत्तर माध्यमिक काल 1504 से 1624 ईस्वी तक। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1624 से 1733 ईस्वी तक, उत्तर अलंकृत काल 1734 से 1832 ईस्वी तक। परिवर्तन काल 1833 से 1868 ईस्वी तक। वर्तमान काल 1869 के आगे। इसको जब मैंने आपके सामने रखा तो आपको समझ में आया कि इन्होंने कालखंडों को भी पूर्व और उत्तर में बांट दिया, जिसको कालांतर में इतिहासकारों ने भी सुगम नहीं माना और ये माना कि इन हिस्सों में बांटने के कारण यह काल विभाजन अत्यंत दुरूह या उलझा हुआ हो गया है। अब आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। शुक्ल जी ने 1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार से काल विभाजन रखा है। वीर गाथा काल आप विक्रम संवत में देते हैं, जिसको यहाँ ईस्वी में भी मैं बताऊंगी। वीर गाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी में, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अधुनातन या 1843 के आगे। इसी काल विभाजन को सरलीकृत रूप में सुगम तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रखते हैं। वो आदिकाल, आरंभिक काल को आदिकाल के रूप में मानते हैं, आदिकाल से अवहित करते हैं और 1000 से 14 तक, 10वीं शताब्दी 1400 तक, और पूर्व मध्यकाल रखते हैं भक्ति काल को 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, उत्तर मध्यकाल 17वीं से 19वीं और आधुनिक काल 19वीं से आज तक। स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए इतिहास के विभाजन को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। कालांतर में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन आता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी परिषद के अंतर्गत संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञा से उसका विभाजन करते हैं। इस प्रकार से काल विभाजन का क्रम धीरे धीरे बढ़ता है और स्थापत्य प्राप्त करता है, जिसमें सर्वाधिक मान्यता शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विभाजन को प्राप्त है। अगर हम मोटे रूप में काल विभाजन को देखें, आधुनिक काल में स्थितियां थोड़ी भिन्न हो जाती हैं, क्योंकि आधुनिक काल में साहित्य पद्य से गद्य की ओर बढ़ता है, मजबूती से बढ़ता है, और
अनेकों विधाएं भाव और भावनाओं के संप्रेषण का आधार बनती है। जैसे कि प्रारंभ में मैंने कहा कि संवेदनाओं और शिल्प का युग्म ही साहित्य है। ये संवेदनाएं काल क्रमानुसार समय की गति के हिसाब से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों के कारण, उनके द्वंद्व के कारण और कभी कभी उन विक्षोभ के कारण जो दिखाई नहीं पड़ता है किंतु मानव मन में संकलित होकर के उद्भूत होने की प्रतीक्षा करता है। आधुनिक काल में ये सभी कुछ अलग अलग विधाओं के माध्यम से साहित्य में आता है, जिसमें कविता के अलावा गद्य साहित्य के अंतर्गत संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथ्य इत्यादि हैं। और ये वर्तमान समय की बात करें तो इनमें निरंतर शिल्प में प्रयोग भी हो रहे हैं और नवीन नवीन संकल्पनाएं और परिकल्पनाएं भी सामने आ रही हैं। अगर मोटा मोटा अब इस बात को हम यहाँ समाप्त करना चाहें और ये कहना चाहें कि काल विभाजन एक लाइन में कैसे जाना जा सकता है या कैसे हम याद कर सकते हैं, तो वो है आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, पूर्व मध्यकाल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, जिसे हम भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं, उत्तर मध्यकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, जिसे रीतिकाल के नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से निरंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ। इस प्रकार से मोटे तौर पर ये काल विभाजन साहित्य में जाना जा सकता है। अब अगर हम एक एक काल को उठाते हैं, उस पर बात करना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले आते हैं आदिकाल पर। आदिकाल चूंकि आरंभिक काल था, उसके आरंभ की तिथि को लेकर के भी मत भिन्नता रही और फिर एक जगह अगर माना गया अपभ्रंश के अलावा तो 10वीं शताब्दी से उसका आरंभ माना गया। किंतु एक नजर में ये जान लेना जरूरी है कि किन किन विद्वानों ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिए। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको चारण काल नाम दिया, मिश्र बंधु उसको प्रारंभिक काल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्धि सामंत युग के नाम से अभिहित करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल मानते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल के नाम से अभिहित करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि का नाम देते हैं, राम कुमार वर्मा संधि और चारण काल का नाम देते हैं उस समय को। चारण काल के संदर्भ में जॉर्ज ग्रियर्सन कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं करते हैं। मिश्र बंधु द्वारा कहा गया आरंभिक काल एक किसी वैशिष्ट को न बताते हुए स्थिति को बताता है। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत युग कहते हैं। सिद्ध अर्थात वो जो रचना कर रहे थे, सामंत वो जिनके लिए रचनाएं हो रही थी। इसमें भी किसी प्रवृत्ति विशेष का उल्लेख नहीं मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल। वीरकाल वीरगाथा काल से ही प्रभावित या समकक्ष लगता है। रामकुमार वर्मा
संधि काल और चारण काल कहते हैं। तो संधि काल अवस्था का द्योतक है, चारण इसलिए क्योंकि चारण भाट इत्यादि कवि थे जो उच्च वाणी में उन कविताओं का पाठ करते थे। उसके आधार पर आप उनको सिद्ध काल और संधि काल और चारण काल की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थायित्व जिस बात को मिला और जिसके परिप्रेक्ष्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने मत को रखा, उसकी चर्चा करना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। इसको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसके पक्ष में जिन पुस्तकों का उल्लेख किया है वो उस पक्ष को कितना मजबूत करती है, ये जरूर पता होना चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये वाक्य ध्यान देने योग्य है। वो कहते हैं कि इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार से नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं को वे पराक्रम पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन सुनाते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इस वक्तव्य के संदर्भ में जिन 12 पुस्तकों का उल्लेख करते हैं वो निम्नवत हैं: विजयपाल रासो, हमवीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये सभी कुछ पुस्तकों के नाम उस वीर तत्व की ओर इशारा नहीं करते हैं और जिन रासो काव्य की शुक्ल जी बात करते हैं वो भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। उनका संदर्भ कदाचित कुछ कुछ पुस्तकों में मिलता है। इसलिए इस काल को अगर वीर गाथा काल कहा जाता है तो इस काल में पाई जाने वाली अन्य विशेषताओं की उपेक्षा भी हो जाती है। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब इसको आदिकाल के नाम से अभिहित करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आदिकाल इस काल विशेष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काल है, जिसमें वीर, भक्ति, आध्यात्म इत्यादि की सभी रचनाओं को समाहित किया जा सकता है, माना जा सकता है और ये एक उपयुक्त संज्ञा प्रतीत होती है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसके पश्चात धीरे धीरे काल की गति जब आगे बढ़ती है और जैसा कि आरंभ में मैंने बताया कि जीवन के संदर्भ में एक दर्शन नहीं कहूंगी, अनेक दर्शन मनुष्य के यापन का, उसकी खुशियों का, उसके दैनंदिन जीवन का, उसकी सामाजिक अवस्था का आधार बनने के
प्रयास में लग जाते हैं, वो काल या उस काल में रचा गया प्रभूत मात्रा में साहित्य भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के साहित्य को हम भक्ति काल की संज्ञा प्रदान करते हैं। 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य का साहित्य सुगमता के लिए। भक्ति काल में भक्ति के आधार पर जनमानस में प्रेम, लोक समाज के प्रति निर्मल व्यवहार, भाईचारा, पाखंड का विरोध, मिथ्या जड़ परंपराओं का प्रतिरोध किया गया। मुख्य मूल भावना भक्ति की रही और भक्ति के माध्यम से साहित्यकारों ने जो प्रभूत साहित्य रचा, उसने मानव मन को, मानव जीवन को एक ऐसी दिशा दशा प्रदान की जो आज भी हमारे गांव के घर घर में अपना स्थान बनाए हुए है। भक्ति काल में रचा गया साहित्य, वो चाहे, क्योंकि भक्ति काल के संदर्भ में जब हम विस्तार से बात करेंगे तब हम बताएंगे कि किस प्रकार से संत सूफी साहित्य राम जी को आदर्श बनाते हुए और कृष्ण को आदर्श बनाते हुए राम जी पर आधारित साहित्य और कृष्ण का साहित्य जनमानस में एक आनंद की, एक समझ की उत्पत्ति करता है और वो आज भी उतना ही प्रासंगिक प्रतीत होता है। वैसे भी चूंकि साहित्य संवेदनाओं का निष्क्रमण है, इसीलिए साहित्य तो प्रत्येक काल का ही सार्थक होता है। किंतु बात यहाँ पे ये की जाती है, ये समझने योग्य बात है कि वो कौन सा साहित्य है जो सर्वाधिक मानव मन के नजदीक है आज भी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल और उसमें रचा गया प्रभुत्व मात्रा में जनमानस को पथ प्रदर्शित करने वाला साहित्य आज भी उतना ही मान्य है। भक्ति काल के पश्चात आता है रीति काल। ये बात हमेशा ध्यान देने की है कि काल विभाजन में कोई स्थूल रेखा नहीं है। रीति काल के कवि केशवदास भक्ति काल के उत्तरार्ध में पढ़ते हैं, अर्थात केशव के अंदर रीतिबद्ध पद्धति से रचना करने की क्षमता भक्ति काल में उनके होते हुए ही आरंभ हो चुकी थी। रीति काल को 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक। इसे जॉर्ज ग्रियर्सन द आर्स पोएटिका के नाम से, जिस लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है काव्य कला, अभिहित करते हैं। मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल और रसाल इसे कला काल कहते हैं, जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दी गई संज्ञा के बहुत नजदीक आन पड़ता है।
रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल नाम देते हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। अलंकार इस समय तक एक काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो चुका था, अतः वो पूर्ण रूप से इस युग की प्रवृत्तियों को विवेचित करने में सक्षम प्रतीत नहीं हुआ। शुक्ल जी इसे रीतिकाल कहते हैं। यहाँ पर रीतिकाल कहने के पीछे वामन जो काव्य शास्त्र के विद्वान हुए हैं ये आशय नहीं है। शुक्ल जी यहाँ पर रीतिबद्ध दृष्टिकोण से रचना करने वाले साहित्य को रीतिकाल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे एक और बिंदु विवेचनीय है कि रीतिबद्ध दृष्टिकोण से रचना करने वाले उस काल में जिसको रीतिकाल की संज्ञा शुक्ल जी देते हैं, उससे इतर उससे मुक्त दृष्टिकोण से रचना करने वाले कवि थे घनानंद। तो हम ये जान सकते हैं कि जिस तरह से केशव दास आरंभ में भक्ति काल में रीतिकाल के बीज लिए हुए थे, उसी प्रकार से घनानंद रीतिकाल में आधुनिक काल की काव्य के बीज लिए हुए थे। साहित्य के इस काल विशेष को संक्रांति काल, संक्रांति युग या एक ऐसे पुल की तरह समझा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि बार बार कहा जाता है कि कोई एक रेखा नहीं होती है काल विभाजन में, अर्थात कुछ कवि पूर्व में जा पड़ते हैं और कुछ कवि उत्तर में जा पड़ते हैं उस काल विशेष के युग में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसको श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी यह मान्य रहा और अकालांतर में विद्वानों ने भी इस विषय पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि रीतिकाल प्रवृत्ति की दृष्टि से और श्रृंगार काल विषय की दृष्टि से उत्तम जान पड़ता है। रीति प्रवृत्ति थी, श्रृंगार विषय था, जिसमें इस काल में प्रभुत साहित्य की रचना हुई। और साहित्य के कौशल का एक उदाहरण मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। आप सभी परिचित हैं अपने पूर्व अध्ययन के आधार पर जायसी के प्रकृति वर्णन से या भक्तिकालीन कवियों ने जो प्रकृति वर्णन किया, पद्माकर ऋतु वर्णन करते हैं और ये उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो जरूर पता होनी चाहिए। वे कहते हैं, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, चांदनी है चिक है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर त्यों गजक गिजा है सजी, सेज है सुराही है सुरा और प्याला है, सिसिर के पाला को ना व्यापत कसाला तिन्हे, जिनके अधीत एते उदित मसाला है, तान तुक ताला है विनोद के रसाला है, सुबाला है दुसाला है बिसाला चित्रसाला है। ये है रीतिकालीन कौशल का चमत्कार। किंतु धीरे धीरे घनानंद के साहित्य में दस्तक मिलती है आधुनिक काल के बीज साहित्य की, आधुनिक काल की बीज भावनाओं की, जो परिवर्तन के साथ मनुष्य की हृदय की मौलिक अनुभूतियों की कोमलता के साथ वहां पर प्रकट होती है। रीतिकाल की समाप्ति की ओर आधुनिक युग का उदय होता है और
आधुनिक युग को हम आधुनिक काल के साथ साथ नव जागरण की चेतना के से समझने का प्रयास कर सकते हैं। परिवर्तन सतत प्रक्रिया है। आप इसको लगातार देख रहे हैं कि वीर गाथा काल से कैसे भक्ति काल में चिंतन की दिशा दशा बदली, शिल्प बदला, और भक्ति काल से कैसे शिल्प और उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। रीति काल में भाव और भावनाएं थोड़ा कम हुई। आधुनिक काल में आते आते शिल्प के बहुत पंख लग गए, शिल्प बहुआयामी हो गया। उसके पीछे कारण था हमारे देश की दशा, जहां पर एक वैज्ञानिक रूप से व्यापारिक समझ वाली प्रजाति इस देश में आती है और उसके द्वारा दी गई सामाजिक स्थितियों में भारत अपनी समझ को जिस तरह से विकसित करता है, परिवर्तित करता है, संशोधित करता है, बदलता है, ये सभी कुछ हम आधुनिक काल में जानते और समझते हैं। आधुनिक काल को नवजागरण काल कहा गया है। कुछ इतिहासकार इसको पुनर्जागरण काल की संज्ञा भी देते हैं। पुनः जागरण इसलिए वे मानते हैं कि भारत का जनमानस जागृत था और इसमें वे सांस्कृतिक समृद्धि की ओर इशारा करते हैं। भारत में लिखा गया प्रभुत मात्रा में संस्कृत साहित्य, वहां का दर्शन, वहां का शिल्प और भक्ति काल की प्रकर्ष सामाजिक चेतना, जो लोक प्रचलित उन दुर्गुणों की ओर निरंतर इशारा करती है और उनसे दूर रहने की चेतना को जागृत करती है, उन सभी कई पुनः जागृति मानते हैं। अर्थात आधुनिक काल को नव जागरण या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब बिंदु आता है कि आधुनिक काल हम कब से माने। आधुनिक काल को डॉक्टर बच्चन सिंह 1857 के पूर्व 1757 में जब प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को हराती है, वहां से देखना शुरू करते हैं। किंतु मुख्य बात यह है कि 1757 के बाद इस तरह के का कोई भी साहित्य सामने नहीं आता है और 1857 में राजनीतिक रूप में यह समझ जागृत हो गई थी। 1857 का आंदोलन उस जागृति का ही परिणाम था कि भारतवासी ये समझ चुके थे कि विदेशी उनके साथ क्या कर रहे हैं। किंतु एक बात पुनः विचारणीय है कि राजनीति का इतिहास और साहित्य का इतिहास एक साथ नहीं चलता है। तो 1857 के आसपास भी साहित्य में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, जिसके कारण 1857 को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रस्थान बिंदु माना जाए। हाँ, वैचारिक रूप से उस समय तक आधुनिक काल की नींव मान सकते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के साथ
उसी काल में कुछ ही समय के अंतर्गत जिस सामाजिक सुधारण की अलख जागृत हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आदि प्रार्थना समाज के उदय के साथ साथ इन सामाजिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को प्रभुत मात्रा में एक नवीन भारत की ओर इशारा करके बताया कि हमको अपनी जड़ता, हमको अपनी निष्क्रियता, हमको अपनी कूपमंडता, हमको अपने पाखंड से निजात पाने का समय आ गया है। और इसी कारण से 1857 का प्रस्थान बिंदु इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उसके आसपास ये सारी चीजें कुछ पहले, कुछ बाद में, कुछ उस समय तक साहित्य में आ गई, किंतु बात अभी भी यहाँ पे अधूरी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल की शुरुआत 1990 में मानते हैं, पर इन 1990 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की शुरुआत को अगर हम माने तो पूरा भारतीय हिंदू युग आधुनिक काल से बाहर हो जाता है। यहां पर रामविलास शर्मा जी के कथन को या विमर्श को उद्धृत करना ज्यादा समीचीन है। वे 1868 को आधुनिक काल का प्रस्थान बिंदु मानते हैं, जब भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा कवि वचन सुधा का आरंभ होता है। 1868 को आधुनिक काल का प्रस्थान बिंदु मानने में भारतेंदु के पूरे व्यक्तित्व की रचनाएं, पूरे व्यक्तित्व का जो प्रकर्ष, जो आधुनिक काल का को दिशा बोध प्रदान करता है, वो भी समाहित हो जाता है। अतः 1868 को हम आधुनिक काल का प्रस्थान बिंदु मानते हुए कालांतर में आधुनिक काल को किन किन सीमाओं में विभाजित करेंगे, किन किन कालखंडों में रखेंगे, इस पर परिचर्चा करेंगे। आधुनिक साहित्य में स्वरूप बदला, संवेदनाएं बदली, शिल्प बदला और शिल्प के माध्यम से किए हुए प्रयोग बदले, जिन्होंने वर्तमान समय तक आते आते वो धारा जो वीर गाथा काल से आरंभ हुई थी, मैं यहाँ राष्ट्रभक्ति की बात करना चाहूंगी, जो अलग अलग कालों का संस्पर्श करती हुई आधुनिक काल में जब आती है, भारतेंदु के यहाँ हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए, मैथिली शरण गुप्त के यहाँ देश चिंता नारी चिंता, भारतेंदु के आगे छायावाद में अलग तरीके से, उनके आगे अलग अलग तरीके से किस तरह से समृद्ध और प्रौढ़ होती चली गई, ये हमारे आगे के विमर्श का, चर्चा का, वार्ता का बिंदु होगा। हम आज अपने काल विभाजन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण की प्रक्रिया को किस किस तरह से समझ सकते हैं, इस विचारणा को लेकर के आधुनिक काल तक आ चुके हैं। अपने आगे के वक्तव्य में आधुनिक काल से आगे प्रस्थान करेंगे। साहित्य के अनेकों रंगों को सुसंबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से देखने के लिए काल विभाजन, नामकरण अत्यंत आवश्यक होता है। एक अध्येता के लिए, एक अध्ययनशील व्यक्ति के लिए, यह साहित्य के मर्मज्ञ के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, जिसकी परिचर्चा आज हमने अपने वक्तव्य में की। इस प्रकार इस पड़ाव को आगे आधुनिक काल से हम लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।